आपको विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो देखो जैसे जो नीट का पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये हम पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो हम पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने इसमें इंक्लूड किए। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम बीएसपीआर थ्योरी, वीबीटी थ्योरी और एमओटी पढ़ेंगे विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लीस्ट पोलराइजेबल। तो कोई मेरे को बताएगा कितनों का सही हुआ ये क्वेश्चन, एक बार बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो निखिल बताएंगे इसका आंसर क्या है? सर इसका आंसर फर्स्ट है, हीलियम। ठीक है, हीलियम। तो इसका रीजन आपको पता है, बता सकते हो आप इसका रीजन? यस सर। हाँ बोलो। वो जो पोलर जेबिलिटी होता है वो साइज के प्रोपोर्शनल होता है, यस। और साइज यानी इलेक्ट्रॉन उसमें जितना हो। यस, इलेक्ट्रॉन और एटम का साइज। तो देखो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जो पोलराइजेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस तो सर। जैसे ही एटम का साइज बढ़ेगा तो बेसिकली होता क्या है कि जब एटम का साइज बढ़ता है यार तो कुंदन, इंडिया में फ्लाइट्स के अंदर कुछ अच्छा सर एक बार म्यूट कर दो अपने आप को। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता है उसमें डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और जो डी ऑर्बिटल हैं एंड जो एफ ऑर्बिटल हैं बेसिकली उनका साइज, उनका जो शेप है वो डिफ्यूज होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आप इन एटम्स में अप्लाई करते हो तो बेसिकली इनका जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप अगर हम नोबल गैस जो ग्रुप है उसमें जाएंगे तो सबसे छोटा उसमें हीलियम है। ठीक है, तो इसीलिए हीलियम को हम लीस्ट पोलराइजेबल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, कॉम्पैक्ट है वो, तो उसको मतलब डिफ्यूज करना, उसको डिस्टॉर्ट करना काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, सबको समझ आया? यस यस सर। सर। तो फिर कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को कोई? नो नो सर। सर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बताओ, ये कितनों का सही है? सही है, काफी सही है। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, कि दो एटम कंबाइन ही क्यों करते हैं। ठीक है, तो अंशिका बताएंगे इसका आंसर क्या है? फर्स्ट सर, एनर्जी इज रिलीज्ड। रिलीज्ड। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो बेसिकली कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, उसमें जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब दो एटम कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे तो एनर्जी में क्या होगा? अब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, या नेदर अब्जॉर्ब या रिलीज। ठीक है, तो यहाँ पे जब दो एटम कंबाइन होके एक बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पे बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है, वहां पे क्या हो रहा है? सर एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज का मतलब है स्टेबिलिटी गेन होना। ठीक है, एनर्जी रिलीज का मतलब है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
तो किसी चीज में भी जब फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज होती है, तो उसका मतलब है स्टेबिलिटी गेन। ठीक है, तो एटम कंबाइन भी इसलिए होते हैं क्योंकि उनको स्टेबल होना है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? नो सर। नो सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन कितने ने सही किया? तो फिर अब अंसारी सना बताएंगी कि इसका आंसर क्या है। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो रीजन बताओ, क्या रीजन है इसका? तो सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगी वो आयनिक होगी सबसे ज्यादा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको तीन चीजें हमेशा याद रखनी है कि जब कोई आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रो एटम, ठीक है, कंबाइन होगा, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, तो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कंबाइन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हमने क्यों लिया है? क्योंकि जितना ज्यादा एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी, ठीक है। और वो इजीली ही कटायन में कन्वर्ट हो सकता है। और जितना ज्यादा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, तो वो इजीली अनायन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो Na है एंड सीजियम है CS, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन सा है? सीजियम। हाँ, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। तो सीजियम जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, और फ्लोरीन और आयोडीन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा तो कोई बता पाएगा मेरे को कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? CSF, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, नेगेटिव कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ठीक है, तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। किसी को कोई डाउट है इसमें? सर। हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा होगी। हाँ हाँ, तो सर वो मतलब किस रेस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में बोलेंगे या विथ साइन बोलेंगे? जैसे माइनस देखो, के रेस्पेक्ट में? माइनस, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो जो माइनस साइन है वो इंडिकेट करता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड देखना है, क्योंकि नेगेटिव साइन हमेशा ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, याद है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो कोई इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सर अगर इधर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन होता तो फिर हम क्लोरीन को प्रेफर करते या फिर फ्लोरीन को? नहीं, फिर हम क्लोरीन को प्रेफर करते, क्योंकि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन से ज्यादा है। यस सर। ठीक है, तो फिर हम उसको प्रेफर करते। ठीक है, ओके सर। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। किसी को डाउट है इसमें? सर। नो सर। सर यहाँ पे तो अपन ने कंपैरिजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में कराया ना, तो उस हिसाब से तो अगर क्लोरीन हो तो भी फ्लोरीन ही आना चाहिए आंसर तो। नहीं तो, लेकिन आपको उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी तो देखनी है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है CS, जब कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी तो मैटर करेगी। ये सर, पर जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे ना, तो वो तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाती है। वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है आयन की वो तो Cl- ज्यादा है ना। तो वो ये तो मैंने आपको ये थोड़ी ना बोला कि जब एक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप लोगे तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही लेना पड़ेगा, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। यस सर। अब एक बात बताओ कि Na और I के बीच में बॉन्ड नहीं बनता?
ये सर बनता है। बनता है ना। तो यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपको सबसे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वही लेना है तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा, ऐसा नहीं है। बस ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होगा तो वहां पे आपका हमेशा आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यस सर। ये चीज फोकस करनी है। बाकी स्टेबिलिटी ऑफ आयन भी तो मैटर करेगी कि वो कितना स्टेबल है। ठीक है, यस सर, क्लियर। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? No, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फिर। ये क्वेश्चन कितने का सही है? बस एक ही का सही है। तो अंकिता बताएंगी कि इसका आंसर क्या है? सर फोर्थ होगा। फोर्थ होगा, ठीक है, फोर्थ इसका आंसर है। हाँ तो देखो फोर्थ इसका आंसर बिल्कुल सही है जैसे कि अंकिता ने बोला है। देखो जो H2O है उसका कोई बताएगा शेप क्या होता है? सर बेंट। बेंट होता है, ठीक है। और आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के? 6 होते हैं आउटर में उसके। आउटर मोस्ट 6 होते हैं। ये डिस्टरबेंस किसके, प्लीज माइक वो कर दो आप अपना प्लीज। ठीक है, यहाँ पे हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो वाटर का बेसिकली शेप होता है वो कैसा शेप होता है? बेंट शेप होता है। ठीक है, बेंट कहेंगे, वी भी कह सकते हैं, बेंट शेप होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन होगी, सही लिखा मैंने? यस सर। यस सर। ये इसकी डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट। और जो लोन पेयर है उसमें जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। सही है। यस सर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपवर्ड। अपवर्ड। ठीक है, ये रिजल्टेंट। लेकिन अगर हम बात करेंगे BeF2 की तो इसका शेप कैसा होता है? लीनियर होता है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Be से तो डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ होगी। ठीक है, तो ये जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? नलीफाई कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो म्यू होता है वो क्या होता है? इसी आया सबको समझ? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। देखो यहाँ पे आपको चीज ये ध्यान रखनी है कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है और साथ में क्या शेप है एटम का उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे जो B और F है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन और जो मॉलिक्यूल का शेप है उस पर भी डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे BeF2 का जो शेप था वो लीनियर था, डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो गया, नलीफाई हो गया तो 0 आंसर आ गया। ठीक है सर। ऐसा, हाँ बोलो। सर वो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जो डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है क्या? जैसे हाँ। ये हो गया Be और F, इनके डिफरेंस पे डिपेंड करेगा ना? देखो डिफरेंस पे डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। यस सर। हाँ, लेकिन डायरेक्शन जो है वो उसकी शेप में और जो एटम का ओरिएंटेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि स्पेस में एटम्स कैसे ओरिएंटेड हो रहे हैं। ठीक है, यस सर, क्लियर। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक था क्वेश्चन। हाँ, ये बताओ ये किसने सही किया है? ठीक है, तो श्रुति कुमारी ने गलत किया है। श्रुति कुमारी ने हाथ नहीं उठाया अपना। श्रुति आपने सही किया या गलत किया? श्रुति आवाज आ रही है मेरी आपको? अंशिका आपने सही किया गलत किया? गलत किया सर। गलत किया, तो आपने क्या आंसर लगाया इसका? सर कि मतलब एनर्जी लगा दिया सर। क्या लगाया आपने इसमें?
NH3 की जगह NF3 लगा दिया। ओ, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये आंसर तो गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? NH3। 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 ठीक है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमको क्या करना है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके सबके शेप देखने हैं कि शेप कैसे होता है। CO2 का शेप कैसा होता है? लीनियर। 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 वेरी गुड। CO2 का शेप हो गया लीनियर। यहाँ पे भी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, कौन से एटम तक किस एटम पे होगी? सर C से O की तरफ होगी, कार्बन दोनों टू तरफ। ऑक्सीजन। हाँ, तो ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों डायपोल मूवमेंट नलीफाई हो जाएंगे और जो डायपोल मूवमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा, CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पे क्या रीजन है इसका डायपोल मूवमेंट 0 होने का? सर वो वेक्टर लोन एडिशन देखेंगे नीचे तो का उसमें मैग्नीट्यूड है cancel। वो इक्वल हो जाएगा ऊपर के मैग्नीट्यूड। हाँ, ये भी है। और दूसरा रीजन ये है कि जो आपका CH4 मॉलिक्यूल है वो एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है आपको? यस सर। नो। सर देखो, सेंटर में है ना। अगर हम एक प्लेन ऐसे पास कर देंगे, ये प्लेन दिख रहा है, तो ये मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा इक्वली। यस सर। यस सर। समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट? सर बट H तो दोनों साइड नीचे ही होगा ना, तो फिर कैसे नलीफाई होगा? नहीं, नलीफाई होगा, लेकिन इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है ना मॉलिक्यूल में। यस सर, वो तो आ रही है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से भी डायपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके सर। क्योंकि जब किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो इक्वल लगेगा हर डायरेक्शन से, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है हमारा, प्लेन, मतलब एक सिमेट्री है उस मॉलिक्यूल में। तो सिमेट्री की वजह से क्या होता है कि जो भी उसमें फोर्स लगता है वो हर डायरेक्शन से इक्वल, मतलब हर डायरेक्शन से इक्वल तरीके से लगता है, जिसकी वजह से जितना भी फोर्स लगेगा वो सारा नलीफाई हो जाएगा, और फिर जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पॉइंट सबको समझ आया? यस सर। यस सर। क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की ये खासियत होती है कि उसमें कुछ भी अगर आप फोर्स लगाओगे किसी भी डायरेक्शन से, तो वो हमेशा कैसे लगेगा, इक्वल ऑल डायरेक्शन। हाँ, इक्वल लगेगा। तो यहाँ पर भी यही है कि जो भी फोर्स लग रहा है CH4 मॉलिक्यूल पे वो हर डायरेक्शन से इक्वल लग रहा है, जिसकी वजह से वो सारा फोर्स क्या है, नलीफाई हो रहा है, और उसका डायपोल मूवमेंट क्या हो रहा है, 0। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे गलत किया कि NH3 और NF3, तो देखो ये तो NCERT में भी गिवन है, कोई इतना इसमें नहीं है। उसका रीजन ये था कि जो नाइट्रोजन, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो जो डायरेक्शन होगा डायपोल का वो इस तरफ होगा। ठीक है, लोन पेयर की तरफ से। सही बनाया मैंने? ठीक है, यस सर। तो जो लोन पेयर की वजह से जो डायपोल जनरेट होगा उसको हम ये नाम दे देते हैं, और जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की वजह से डायपोल जनरेट होगा उसको हम म्यू दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा उसकी एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो वो बेसिकली कैसे निकल जाएगा, म्यू एल को और म्यू को ऐड करके। ये सबको समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन NF3 में ऐसा नहीं होता है। NF3 Yes, sir. डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए NF3 का जो डायपोल मोमेंट है वो अमोनिया से कम होता है। सर NF3 में कैंसिल थोड़ी होगा, डायपोल मूवमेंट कम आ जाएगा। हाँ, कैंसिल नहीं होता, कम आता है। ठीक है, सही बोला यस आपने। सर। इसको बोलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे जैसे डायपोल मूवमेंट ऐड हुआ था, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट जो रिजल्टेंट है वो ऐड नहीं होगा। ठीक है,
तो मतलब सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये रीजन सबको समझ आया। जो NF3 में नेट डाइपोल मोमेंट है वो कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसीलिए NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो NH3 से हमेशा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अंशिका क्लियर है अब आपको ये पॉइंट? अब क्लियर है ये पॉइंट, ये समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जैसे उससे भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थर्ड में ज्यादा होगा फोर्थ के कंपैरिजन में। यार नहीं, देखो स्ट्रक्चर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। विदाउट स्ट्रक्चर आप बिना देखे मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता पाओगे कि उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा या उसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि जो डाइपोल है, क्योंकि डाइपोल जो मोमेंट है वो आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हो। कोई मॉलिक्यूल को देख के आप कैलकुलेट नहीं कर दोगे कि डाइपोल मोमेंट इतना है, ठीक है। ये तो हम बस एक आइडिया लगाते हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल डाइपोल है, मतलब डाइपोल मूवमेंट शो कर रहा है, तो बेसिकली उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या उसमें कोई डाइपोल मूवमेंट नलिफाई तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। विदाउट मॉलिक्यूल को देख के आप नहीं बता पाओगे कि उसका डाइपोल मूवमेंट 0 है या वो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू दे, ठीक है। यस सर। समझ आया ये पॉइंट? तो कभी ऐसे गलती नहीं करनी पेपर में कि बिल्कुल देखा और देखा कि इसमें तो कुछ वैल्यू नहीं है तो उसको आंसर दे दी। हमेशा पेपर में कभी भी डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आएगा तो पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे और फिर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को चेक करोगे और फिर देखोगे कि वो नलिफाई हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तभी आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वरना आंसर 0 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। सबको क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो फिर नेक्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो जब ऊपर एटम प्रेजेंट होता है तभी लगाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एटम प्रेजेंट होने की बात नहीं है, क्योंकि देखो एटम, हाँ बोलो। सर जैसे NF3 है तो इसमें ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो फिर हम इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगा सकते? देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे देखो ना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो अलग है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे सारे बॉन्ड क्या है, CH है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा सारे बॉन्ड में इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में अलग एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और जो लोन पेयर है उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अलग वैल्यू आएगी डाइपोल मोमेंट की, तो इसलिए हम उसको नलिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके सर। क्योंकि इस CH4 में हर अगर आप किसी बॉन्ड से भी निकालोगे सबसे इक्वल वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वल वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। यस सर। चलो ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बताओ कितनों का सही है। प्रतिभा जैन, अंकिता यादव, वैष्णवी और अंशिका का भी ठीक है, बढ़िया। वैष्णवी आपने किया क्वेश्चन ये? वैष्णवी आवाज आ रही है मेरी आपको? आपने किया क्वेश्चन ये? नो सर। तो आपको आता है क्वेश्चन, मतलब गलत हो गया कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा? बोलो। अटेम्प्ट नहीं किया सर। अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अंशिका बताओ क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब? सर इलेक्ट्रॉन की कम होता है सर। इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? BH3, ठीक है। तो BH3 बिल्कुल सही इसका आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको सबसे पहले इन मॉलिक्यूल्स के लुईस स्ट्रक्चर बनाना। क्या बनाना है? लुईस स्ट्रक्चर। तो जिन मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट सेंट्रल एटम का सेंट्रल एटम फिर ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम उसे क्या बोलेंगे?
कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। अगर सेंट्रल एटम स्टेट इनकम्प्लीट होगा तो हम उसको बोल देंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस ठीक है। हाँ, तो पहले जो मॉलिक्यूल है PS3, इसको क्या बोलते हैं? PS3 को नाम पता है किसी का? किसी को नाम पता है इसका? क्या बोलते हैं PS3 को? इसको कहते हैं फॉस्फीन। ठीक है, तो ये बताओ फॉस्फोरस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका आउटर मोस्ट शेल में? 5। 5। ठीक है, ये बनाया हमने 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा। तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस सर। ठीक है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन उसके अपने थे और एक एक उसने हाइड्रोजन से ले लिया तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उस तरीके से नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल, ये तो पढ़ा होगा 10th में तो। इथेन। इथेन सर। हाँ, इथेन 10th में तो पढ़ा था। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इसका नाम है इथेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक तो कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया, एक कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन के सारे मतलब दोनों कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसके अपने हैं और 4 उसने बॉन्ड बना लिए, तो 4 उसके 4 इलेक्ट्रॉन उसके जो साइड एटम है उससे आ गए, तो दोनों कार्बन के बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है आउटर मोस्ट शेल में। यस सर। ठीक है, तो ये भी आपका ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। अब हम बात करेंगे NH3 की, तो NH3 भी सेम केस है, PS3। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ बनेगा हाइड्रोजन का बॉन्ड, यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम बात करेंगे BH3 की, तो BH3 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। सब BH3 या केवल बोरोन? बोरॉन 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 बोरोन में तो 3 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया B। तो टोटल चाहिए थे उसको 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने प्रेजेंट है उसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और जो मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनकम्प्लीट या लेकिन उनका एक नाम भी है, पता है किसी को? नो सर। देखो, उनको कहते हैं हाइपोवैलेंट। ठीक है, तो जिन मॉलिक्यूल्स में आउटर मोस्ट शेल में जो आपका सेंट्रल एटम है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उन, और मतलब ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन 8 से कम है, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। नो सर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर कौन देगा? सबने सही किया है क्वेश्चन? चलो प्रतीक जैन, तुम ही बताओ इसका आंसर क्या है? सर वाटर। वाटर, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उतना मुश्किल नहीं है। देखो CO2 तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, तो बेसिकली CO2 का मॉलिक्यूल ये होता है। ठीक है, म्यू उसका 0 है, तो डिफाइन दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा पी डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सर पहले बेंजीन और ऊपर और नीचे बिल्कुल पैरेलल पोजीशन पे वो क्लोरीन ही क्लोरीन। ठीक है, ये बेंजीन हो गया।
यहाँ पे Cl आएगा एक, और से यहाँ पे बॉटम Cl आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होती है कि जो म्यू है रिजल्टेंट वो नलीफाई हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी जो म्यू हो जाता है वो 0 हो जाता है। सबको क्लियर है ये कि Yes, पैरा sir. डाइक्लोरोबेंजीन में डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होता है? बेसिकली दोनों तरफ जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, इसलिए वहां पे म्यू 0 हो जाता है, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्तिकेय बताएगा। कार्तिकेय आपको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CCl4। CCl4, ठीक है। तो देखो हाँ, ये केस भी सेम कौन सा केस है? मीथेन वाला। तो ये जो हमने मीथेन वाला केस डिस्कस किया था ये सेम वही केस है। तो यहाँ पे भी जो नेट रिजल्टेंट आता है डाइपोल मोमेंट का वो आता है 0, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अभी तक कोई डाउट है? नो सर। और वाटर मॉलिक्यूल का हमने डिस्कस कर लिया है। बेसिकली जो उसमें नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 नहीं होता। ये 2 बना दिए खरगोश के कान, ठीक है। ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट, तो ये दोनों डायरेक्शन क्या हो जाती है? ऐड अप हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं, ठीक है। सबको क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. अच्छा, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी क्या पढ़ रहे हैं? मतलब होता है कुछ पढ़ लिया फिर कुछ समझ नहीं आया, फिर बाद में सोचेंगे क्लास में क्यों बैठे थे। कोई ऐसा है तो बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सबको क्लियर है ना यहाँ तक जो हमने पढ़ा है अभी तक? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये बताओ, ये क्वेश्चन कितनों का सही है? एक ही का सही है, बाकी का गलत? अंकिता का सही है और बस 2 ही का सही है। निखिल तुमको आता है ये क्वेश्चन, इसका आंसर पता है? यस सर। क्या आंसर है इसका? सर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर। तो आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं करा फिर? सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, अच्छा, तो सिस्टम में प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं। और वैष्णवी, वैष्णवी आपने सही किया क्वेश्चन, ये गलत किया? उसको मेरी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। तो अंकिता बताएंगी कि इसका आंसर मतलब कैसे उन्होंने ये ऑप्शन 2 लगाया इसका आंसर। सर जो कटायन का साइज होता है वो उसकी मतलब उसके ऊपर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज हो जाता है। जो कटायनिक साइज का जो ऑर्डर होगा उसका अपोजिट उसके पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग एबिलिटी होती है, वो उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली पोलराइजिंग पावर में आपको 2 चीज ध्यान में रखनी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीपी। एक तो जो पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के साथ, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ कटायन, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। अब देखो यहाँ पे जो चार्ज है वो K में +1 है, बाकी सब में +2 है। तो चार्ज के मामले में सबसे कम कौन सा हो गया? K पॉजिटिव, ठीक है। तो उसको सबसे आखिरी में हम लिख देंगे। अब हमें पता है कि जो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। यस सर। यस सर। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? हमेशा इंक्रीज होता है। तो अगर हम इसको उनके साइज के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो वो कैसे हो जाएगा? सबसे आएगा CAMGBE, और यहाँ पे Be2+, ठीक है। तो यही यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पोलराइजिंग पावर है वो क्या हो रही है? इंक्रीज, ठीक है। किसी को डाउट इसमें? सर। हाँ बोलो। सर इससे रिलेटेड डाउट है कि जैसे चार्ज फैक्टर डोमिनेट करेगा साइज वाला फैक्टर, अगर जैसे कहीं पे गिवन है कि Ca+2 हो गया, Mg+3 ऐसा अलग अलग हो गया,
देखो फिर फिर देखो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जैसे जैसे आपका आयंस के ऊपर चार्ज बढ़ता है तो साइज भी तो कम होता है ना उसका। यस सर। तो फिर आपको हमेशा चार्ज वाले फैक्टर को देखना पड़ेगा, और फिर रिलेटिव भी देखना पड़ेगा कि अगर मतलब बहुत ज्यादा गैप है दोनों आयंस के बीच में, ठीक है, तो फिर वो Yes, भी sir. आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में देना पड़ेगा। लेकिन जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो चार्ज पे आपको हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो आयन है, कटायन है, उसका साइज अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो जो मेजर फैक्टर होता है वो पहले हमको चार्ज देखना होता है कि चार्ज जिसका ज्यादा है उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यस सर, क्लियर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें फिर। यस सर। ठीक है, चलो हाँ ये बताओ, ये क्वेश्चन कितनों ने सही किया? अंकिता यादव और सारी सन, कार्तिकेय अभी आप 11th में हो कि 12th में हो? सर 11। 11th में, ठीक है। अभी आपने और मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी पढ़ी नहीं है क्या? नहीं सर। ठीक है, थोड़ा उनके लिए ट्रिकी है क्वेश्चन ये, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे तो फिर बेसिकली सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है, तो पहले मुझे कोई बताएगा कि जो ये मॉलिक्यूल है इसमें कितने कार्बन की चेन है? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5। 5। ठीक है, तो कार्तिक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे जो ये पेंट है ये डिनोट कर रहा है कि जो पेरेंट चेन है, ठीक है, इसमें कितने हैं? 5 कार्बन। ठीक है, और ये जो EN है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डबल सर बॉन्ड। एल्कीन ग्रुप डबल बॉन्ड है। हाँ, डबल बॉन्ड। ये EN रिप्रेजेंट कर रहा है कि मॉलिक्यूल के अंदर है डबल बॉन्ड। ठीक है, और जो ये 2 है ये उस डबल ग्रुप क्या है? पोजीशन। ठीक है, पोजीशन। और ये YEN है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। और जो 4 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को। ठीक है, तो अगर हम मॉलिक्यूल को यहां बनाएंगे तो 1 कार्बन, कितने कार्बन है? 5 कार्बन। ठीक है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, कोई उससे इतना मैटर नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकंड कार्बन के पास क्या है? डबल बॉन्ड। सही सही लगाया मैंने? यस सर। सही। ठीक है, और जो थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन है उसने बनाया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बाकी अब जो और कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे हाइड्रोजन से। ठीक है, ठीक है, सही है? सही बनाया? सही बनाया? गलत बनाया? नो सर। गलत देख है के बता। सर गलत है, गलत। वो हाइड्रोजन वाला। सर। कहाँ पे गलत है? सर ट्रिपल बॉन्ड पे। हाइड्रोजन पे गलत है। और बस एक ही जगह गलत है? नहीं सर, सेकंड वाले पे भी गलत है। और सर थर्ड वाले पे, सर बीच के तीनों पे गलत है। हाँ, तो भैया थोड़ा ध्यान भी दो अपनी चीजों को। आप ये मिस्टेक नहीं करते। ठीक है, अब बराबर है, 2 बॉन्ड यहाँ पे, एक इधर इधर, 4 बॉन्ड हो गए, तो वैलेंसी कंप्लीट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी। ठीक है, तो मतलब क्लास में ध्यान दे रहे हो। तो देखो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है, ठीक है, और दूसरा बॉन्ड क्या होता है? पाई। पाई होता है। ठीक है, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें दो पाई होते हैं, और जो बीच वाला बॉन्ड होता है वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, यस सर। बाकी जो भी कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं वो सारे कैसे बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हमेशा डिनोट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो अब यहाँ पे काउंट कर लेंगे कितने हैं। ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया,
ये सिग्मा सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये पाई सिग्मा पाई पाई जो बीच वाला था वो सिग्मा। तो कितने टोटल बॉन्ड हो गए? पाई बॉन्ड कितने हो गए? कार्तिक बताना कितने पाई बॉन्ड हो गए इसमें पूरे? 30 कितने हो गए कार्तिक? 3 हाँ 3 इसमें हो गए पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? सर 2 2 कैसे हो गया सिग्मा बॉन्ड? काउंट करो, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए मैंने। देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 10 है 4 10 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हो गया इसका आंसर ऑप्शन 2। 3 पाई बॉन्ड्स हैं और 10 सिग्मा बॉन्ड है। सबको क्लियर है ये? सर यस हाँ सर ये क्वेश्चन क्लियर है मुझे। इसकी जो नोमेनक्लेचर कर रखा है उस हिसाब से डायग्राम मतलब जो अपन ने बनाया वो कैसे होगा? फर्स्ट कैसे पे तो होगा? थर्ड बॉन्ड आ जाएगा ना, क्योंकि अगर किधर से भी चालू कर रहे हैं तो 1 नंबर पे थर्ड बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। 1 नंबर पे क्यों थर्ड बॉन्ड आ रहा है भाई? यहाँ से नंबरिंग नहीं करें। ये 1 सर, हो गया, 2 हो गया। हाँ सर जो क्वेश्चन में गिवन है वो जैसे 2 इन कैसे हो जाएगा? मतलब मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट नंबर पे तो आइन आ रहा है, क्योंकि ट्रिपल नहीं बॉन्ड नहीं और ये नहीं, अलग उसमें अलग यहाँ पे आपको सेकंड ट्रिपल बॉन्ड और जो हमारा सेकंड बॉन्ड अगर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो हमें डबल बॉन्ड को हमेशा प्रेफरेंस देनी पड़ती है। ठीक है, सर। तो नंबरिंग, हाँ बोलो। सर वो तो जब करेंगे ना डबल और ट्रिपल को, कि जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। नहीं वैसे भी आपको जब मॉलिक्यूल बनाएंगे सिमेट्री का नहीं होता। यहाँ पे देखो काफी मतलब 2-3 रूल होते हैं, लेकिन जो जनरल रूल ये है कि जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है उसमें हमेशा डबल बॉन्ड को आपको लीस्ट मतलब लोएस्ट पोजीशन देनी है। ठीक है, ओके सर, यस सर। तो फिर उस तरीके से जब नंबरिंग करेंगे तो इस कार्बन पे फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो उसके हिसाब से मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। देखो यहाँ पे अगर हम इसमें ज्यादा डिस्कस Yes. करेंगे तो जो 11th में है वो शायद थोड़े कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि अभी उन्होंने इतना ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिक हम पढ़ेंगे फ्यूचर में तो फिर उसमें हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्तिक यस सर। को कैसे करना है ये क्वेश्चन एक बार? जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। सर हाँ बोलो। सर ऑर्गेनिक से ये स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन आते हैं कि इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, ऐसे क्वेश्चन सर? जरूर आते हैं, यही तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जरूर अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम। इस क्वेश्चन में हाँ, इस क्वेश्चन में बताओ कि इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन में कितने ने सही किया है क्वेश्चन? सॉरी, ठीक है। कार्तिक ये वाला क्वेश्चन भी गलत किया क्या आपने? सर ये नहीं किया था। नहीं किया, ठीक है। अंसारी सना आपने सही किया है। आपने क्या आंसर लगाया इसका? थर्ड ऑप्शन सर, H2O। H2O, ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CO2 तो हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो CO2 का तो याद ही हो जाएगा आपको कि 0 होता है। ठीक है, देखो HI में डायपोल मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, H2O में भी डायपोल मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, और SO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप? लीनियर। सर लीनियर। यस सर। यस सर। लीनियर होगा? सही में सही सोच के बताओ दोबारा। सर लीनियर ही होता है शायद। लीनियर होता है, ठीक है। देखो लीनियर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर ऑलरेडी है ना। ठीक है, तो हल्का सा बेंट होगा, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से इसका साइज, इसका जो शेप है वो कभी भी लीनियर नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट। सर फिर इसका नाम क्या होता है इसके शेप का? इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। नहीं, मॉलिक्यूल का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन शेप जो होगी वो बेंटी होगी। ठीक है, ओके सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं, HI,
वाटर और SO2 तीनों पे डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि हाईएस्ट किस पे जनरेट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक डिफरेंस लगा सकते हो कि जो HI है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। और अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसका भी जो डाइपोल मूवमेंट का डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ठीक है, और मैंने पहले बताया था कि जितना ज्यादा डाइपोल मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ही डाइपोल मूवमेंट जनरेट होता है। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन कितना ने सही किया है? और बस, और किसने सही नहीं किया? 2 ही लोगों ने सही किया है। तो अंकिता आपने गलत किया क्वेश्चन ये। अंकिता आवाज आ रही है मेरी? प्रतिभा बताओ किसका आंसर क्या है? सर -0.75 थर्ड ऑप्शन। हाँ, -0.75। तो अच्छा, PO4 3- का स्ट्रक्चर शेप किसको पता है क्या होता है? सर वो सीसॉ शेप शायद। मतलब आंसर कैसे लगा दिया रहा है? मतलब याद करके गए थे? नहीं सर, अभी निकाला। अच्छा, किसी और को पता है इसका शेप क्या होता है? इनसे पढ़ाई नहीं करी तुमने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, देखो PO4 3- का जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। सबको क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? और देखो यहाँ पे एक फिनोमिना हो रहा है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला क्या लगाना है? देखो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था कि फॉर्मल चार्ज पूछा गया था ऑक्सीजन एटम का PO बॉन्ड में। ठीक है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है? 4 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये चारों ऑक्सीजन एटम पे ट्रांसफर हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो हमें फिर क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे एवरेज लेना पड़ेगा। तो जो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा उसका एवरेज हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3 डिनोट कर रहा है टोटल चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और 4 डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 3/4। तो आंसर क्या जाएगा? -0.75। किसी को डाउट इसमें? किसी को? सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यस सर। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन भी किया है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन एटम। तो टोटल चार्ज था -3 और ऑक्सीजन एटम थे 4, तो डिवाइड कर देंगे तो 0.75 माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फटाफट से। हाँ, ये बताओ ये कितनों ने सही किया है? प्रदीप जैन एक ही ने सही किया, बाकी किसने सही नहीं किया? तो कैसे सर मैंने किया तो था लेकिन मैंने आंसर नहीं देखा सही है या गलत। तो फिर आपके क्या आंसर आया था आपका अंशिका? सर मैंने तो आंसर तो याद नहीं, सेकंड या थर्ड में से लगाया था कोई। सेकंड और थर्ड में से? नहीं, बिल्कुल गलत। देखो सर फोर्थ आंसर। क्या आंसर है इसका? 4th आंसर है? यस सर। ठीक है, 4th आंसर बिल्कुल सही है। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले। ठीक है,
अगर आपने एक बार लुईस स्ट्रक्चर बना लिया तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 होते हैं। ठीक है, ये 5 हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं। सबको क्लियर है? यस तो सर। एक ऑक्सीजन तो बना Yes, देगा sir. डबल बॉन्ड। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस ऑक्सीजन ने बना रखा है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और कितने हुए? 7, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से। सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे जो एक लोन पेयर है वो ऑक्सीजन को क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। ठीक है, ये किस टाइप का बॉन्ड है? सर नीचे वाला Coordinate. कोऑर्डिनेट। हाँ, ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि नाइट्रोजन एटम के पास कितने लोन पेयर हैं? कितने लोन पेयर दिख रहे हैं नाइट्रोजन के पास? एक भी नहीं। एक भी नहीं, क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लोन पेयर हो गए 0, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4 हो गए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के साथ फिर एक सिंगल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अंशिका, आप समझ आ गया आपको ये? यस सर। सर ने एक फॉर्मूला बताया था वीडियोस में, मैंने उससे किया था, लेकिन वो फॉर्मूला मैंने अच्छे से नहीं लगाया, इसलिए गलत हो गया। देखो, फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो फिर वो इजीली सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम समझ आने में कोई दिक्कत हुई आपको? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन बताओ कितनों ने सही किया? प्रदीप जैन ने सही किया, बाकी किसने सही किया? अंसारी सना ने भी सही किया। तो इसका आंसर क्या है प्रदीप जैन, आप बताओ। सर 3d2 4s2। हाँ, देखो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि जब एक सेंट्रल एटम बॉन्डिंग करता है, ठीक है, तो वो हमेशा अपने कौन से इलेक्ट्रॉन यूज करता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो वैलेंस शेल है वो ये है। ठीक है, क्योंकि यहां तक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए आपके? 3d2 4s2। ठीक है, तो यही केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें फिर। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन बताओ, ये कितने ने सही किए जल्दी से? ठीक है, बाकी सबने गलत किए मेरे को लग रहा है। तो अंसारी, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर फर्स्ट ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। देखो, ये सही आंसर क्यों है? क्योंकि अगर आप एक ही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखोगे तो रिप्रेजेंट कर रहा है नियॉन। ठीक है, और ये है एक नोबल गैस। तो नोबल गैस जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे पता चल रहा है कि जो उसका ऑक्टेट है वो टोटली कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसलिए वो नेचर में कैसे फॉर्म में रहेगा? हमेशा एटॉमिक फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। किसी को डाउट इसमें? नो सर।
तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं फटाफट। नो सर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये कितने ने सही किया है? प्रदीप जन, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अब आ रही है। हाँ बोलो, इसका आंसर क्या है? सर कोवेलेंट। इसका आंसर है कोवेलेंट। ठीक है, तो सही आंसर है कोवेलेंट। यस यस सर। सर। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बनते हैं वो हमेशा, आपको चीज ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं या लेस पॉजिटिव, जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है। कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है, कौन सा एलिमेंट है बी? फॉस्फोरस। 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 ठीक है, और सी है, सी कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन। 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 ठीक है, तो दोनों के लिए ही बेसिक क्या है? हाँ क्लोरीन। सर क्लोरीन होगा ना, फ्लोरीन नहीं। हाँ सॉरी सॉरी, क्लोरीन। तो यहाँ पे हमें हमें क्या देखना है कि जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो थ्री। 2। 3 नहीं, इलेक्ट्रॉन। 1 ही। भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? सर पी तो 1। 3। अरे भाई पी के जो आउटर ऑर्बिटल आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सर पी वाले में तो 1 ही चाहिए पड़ेगा ना, क्लोरीन में तो। मैं फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ, पी, सीएल नहीं बोल रहा, पी की बात अच्छा कर रहा हाँ हूँ। सर, फॉस्फोरस में 3 हो जाएगा। फॉस्फोरस में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस सर। यस। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, ये कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक है, तो एक क्लोरीन यहाँ से आएगा, एक क्लोरीन यहाँ से आएगा, और एक क्लोरीन यहाँ से आएगा। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल बना लेंगे PCl3। और बॉन्डिंग कैसे होगी इसमें? कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, ये कितनों का सही है? ये तो आसान है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, सबने सही किया होगा। ये 2 ही बच्चों ने सही किया, बाकी सबका गलत है क्या? अंशिका, वैष्णवी, कार्तिकेय, सबका गलत है ये? यार ये क्वेश्चन तो गलत नहीं करना चाहिए था, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। लुईस स्ट्रक्चर आपको बताने थे इसमें। अच्छा, सबसे पहले मेरे को कोई बताएगा कि लुईस स्ट्रक्चर में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस। वैलेंस शेल वाले। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लुईस स्ट्रक्चर्स में हमेशा हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 होते हैं, तो सल्फर में 6 प्रेजेंट है। ठीक है, सल्फर 2 माइनस तो कितने हो जाएंगे? 8। 8 हो जाएंगे। 6 उसके ऑलरेडी हैं, 2 हमने और नेगेटिव दे दिए। अब एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 3। 3 होते हैं। ठीक है, और Al3+ का मतलब क्या है कि हमने उसके 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। लूज कर दिए। ठीक है, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। 1। और यहाँ पे H2 नेगेटिव का मतलब है कि एक आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो उस हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेकंड। सेकंड। सेकंड ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये सबको ध्यान में देनी है। ठीक है, और H- को क्या बोलते हैं? किसी को पता इसका नाम क्या होता है? हाइड्राइड। यस, हाइड्राइड, इसे बोलते हैं हाइड्राइड। ठीक है, जिस तरीके से H+ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन। ठीक है, तो H- को बोलते हैं हाइड्राइड। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, हाँ ये बताओ, इस क्वेश्चन कितने ने सही किया है?
किसने सही नहीं किया? किसी ने भी ठीक नहीं किया क्वेश्चन? यस सर। तुमने सही किया प्रतीक? नहीं सर, गलत किया। गलत कर दिया यार, ये क्यों गलत कर दिया? अच्छा अभी सर, हाँ बोलो। सर इसमें थर्ड वाला ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है। थर्ड वाला कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? ये लो लैटिस एनर्जी की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है आपको? यस सर। देखो लैटिस एनर्जी जिस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी, ठीक है, वो स्टेबल होगा कम होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल होगा ना। यस सर। और आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब उनकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है? सर इसमें जैसे लैटिस एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में गिवन है? जो कंबाइन होने वाले एलिमेंट है उनके रेस्पेक्ट में गिवन है, या जो बनेगा मॉलिक्यूल उसके रेस्पेक्ट में? देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में लैटिस एनर्जी गिवन होती है। सर पर जैसे जो फर्स्ट और सेकंड है इसमें लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हाँ। वो तो एलिमेंट के रिस्पेक्ट में गिवन है कि एलिमेंट हाँ। की कम होनी चाहिए, Very तो good. उस हिसाब हाँ, से सही बोला लैटिस आपने। एनर्जी भी तो एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। देखो लैटिस एनर्जी आप कभी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में नहीं कहते, ठीक है। लैटिस एनर्जी हमेशा मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बोली जाती है, क्योंकि लैटिस मॉलिक्यूल का बन रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी हमेशा मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बोली जाती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये हम एटम के जो एटम है उनके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, लेकिन लैटिस एनर्जी हमेशा मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बोली जाती है। तो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो, क्योंकि जब एक आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें एक कटायन होता है, एक अनायन होता है। ठीक है, यही दो चीजें होती हैं। कटायन की हम देखते हैं लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और अनायन की हम देखते हैं हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोकस करना होता है। और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, एक लैटिस बनेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल बनेगा। तो उसकी हमें देखनी होती है लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो हमेशा कटायन की लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, अनायन की हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, और जो लैटिस बन रहा है उसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, हाई। ठीक है, तो उस हिसाब से जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। ठीक है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाई लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं जल्दी से, इतना मुश्किल नहीं था। ये बताओ बॉन्ड लेंथ क्या होता है? सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1 ये गलत है? यस सर, सही। सही है। ठीक है, तो बेसिकली देखो बॉन्ड लेंथ को हम क्या डिफाइन करते हैं, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, सपोज करो कि आपने दो मॉलिक्यूल लिए, ये दो मॉलिक्यूल है ए एंड बी। ठीक है, ये दो एटम है ए और बी। ठीक है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर बॉन्ड लेंथ। यही तो बॉन्ड लेंथ है, यही तो बॉन्ड लेंथ है। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें उसके न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस जनरेट हो रहा है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। यस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन 1। किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन होगा, अगर करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बताओ, ये कितनों ने सही किया?
अंसारी सना, और किसने सही नहीं किया? निखिल आपने सही किया क्वेश्चन ये? निखिल नहीं किया। अच्छा, अंसारी सना क्या आंसर है इसका? सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, हाँ, तो पोजीशन ऑफ एटम हैव चेंज, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा S3PO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? यस सर। सर हाँ, पी, सर जैसे बीच में पी, ऊपर डबल हाँ। बॉन्ड हो हाँ ठीक है। सर, फिर एक और ऑक्सीजन इधर सर, 2 ऑक्सीजन से और जुड़ेंगे, बाकी फिर सब जगह हाइड्रोजन जोड़ने, जैसे एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन हाँ और हाँ एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन और फिर फास्फोरस से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन। ठीक है। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर है S3PO3 का, ठीक है। देखिए, तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है रेजोनेंस के केस में। जब किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो जो पोजीशन ऑफ एटम है नेवर चेंज, ठीक है। पोजीशन ऑफ एटम क्या होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। सबको समझ आया पॉइंट ये? यस सर। हाँ, तो रेजोनेंस कभी भी होगा एक मॉलिक्यूल Yes, में, sir. पोजीशन ऑफ एटम नेवर चेंज। लेकिन यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो आप ये देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन है इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज। चेंज हो गई ना। सबको समझ आया पॉइंट ये? यस। क्योंकि जो हाइड्रोजन था जो Yes, sir. फॉस्फोरस से अटैच था, वो रेजोनेंस करने के बाद ऑक्सीजन से अटैच हो गया, तो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन हो गया है। तो जब रेजोनेंस में चेंज इन पोजीशन हो जाएगा तो वो फिर रेजोनेंस नहीं है, उसको रेजोनेंस नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो फिनोमिना है ये क्या है, रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। सबको क्लियर है पॉइंट ये? सर यस। हाँ बोलो। सर इसमें रिजोनेंस कौन सी डायरेक्शन में होगा? देखो, रेजोनेंस यहाँ पे होगा लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ, ठीक है। तो जो सर मतलब ऑक्सीजन वाले से? हाँ, यहाँ से ये रेजोनेंस होगा इसमें, ठीक है। यस सर। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, H, यहाँ पे H, यहाँ क्लियर है सबको? यस सर। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो देखो यहाँ पे जो एटम की पोजीशन है वो तो सेम ही है ना, हमने चेंज नहीं करी, खाली बस हमने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव कराया, उनका डीलोकलाइजेशन कराया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 कि पोजीशन ऑफ द एटम हैव चेंज इन दोनों स्ट्रक्चर्स में 1 और 2 में, इसलिए वो रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भाई ये तो सही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल। ये कितनों ने सही की? एक ने, प्रतीक जैन ने, बाकी सबने गलत किया। मुझे कोई डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताएगा क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ या तो डिस्टेंस, सही है। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है D क्यू इनटू। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ 1.2 D, ठीक है। D का मतलब क्या है यहाँ पे? डायोप्टर। डिवाई यूनिट होती है, डिवाई डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है डिवाई, ठीक है, ठीक है। इफ इट्स बॉन्ड लेंथ इज 1.0 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, which fraction of an electronic charge exists on each atom, ठीक है। तो देखो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उनके बीच में एक डायपोल मूवमेंट है, ठीक है। उस डायपोल मूवमेंट का जो चार्ज है वो कितना है, 1.2, ठीक है। और जो बॉन्ड लेंथ है इसको डोनेट करते हैं D से, वो कितना है, ठीक है। तो विच फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एग्जिस्ट ऑन ईच एटम, तो क्या फ्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो कि उस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहा है। ये पॉइंट सबको समझ आया?
यस सर। Yes, तो देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने बोला आपके पास फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो मान लो 6 एप्पल है, ठीक है, और 4 बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा कि भाई बताओ बनाना का फ्रैक्शन क्या है टोटल एप्पल में से, तो कैसे निकालेंगे? तो 4/6 10 into 100 कर देंगे। हाँ 4/10 into 100 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी बस आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है फ्रैक्शन का, ठीक है। फ्रैक्शन चार्ज, क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा बताओ, क्या फॉर्मूला होगा? सर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल चार्ज into 100। हाँ, तो यहाँ पे चार्ज की बात, चार्ज मतलब जो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो बेसिकली फॉर्मूला आपने बिल्कुल सही बोला है। फॉर्मूला होगा कैलकुलेटेड चार्ज, जगह थोड़ी कम हो जाएगी, तो ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, तो क्या फॉर्मूला है? कैलकुलेटेड चार्ज डिवाइडेड बाय theoretical चार्ज ठीक है into 100, ठीक है। थ्योरेटिकल चार्ज की एक फिक्स वैल्यू है, क्या वैल्यू होती है थ्योरेटिकल चार्ज की? 6 into 10 क्या वैल्यू है? 1। नहीं, हाँ 1.69 होती है इंटू 10 की पावर -10, वो कूलम में होती है। पर यहाँ पे थ्योरेटिकल चार्ज की जो हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे ये 4.8 इंटू 10 की पावर -10, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। ये वैल्यू किसकी है? थ्योरेटिकल चार्ज की, ठीक है। और जो डाइपोल मूवमेंट गिवन है, जो डाइपोल मूवमेंट गिवन था 1.2, उससे हम कैलकुलेट करेंगे कौन, क्या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेटेड चार्ज, ठीक है। ये जो डाइपोल मूवमेंट वैल्यू गिवन है, इससे हम E इजिकल टू E इंटू डी का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये सबको समझ आया? यस सर। ये पॉइंट सबको समझ आया कि नहीं आया? देखो बताओ जल्दी से। यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे तो देखो थ्योरेटिकल चार्ज हमें गिवन है, दैट इज 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU, ठीक है। और कैलकुलेटेड चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी वैल्यू को यूज करके। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। yes, sir. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम थ्योरेटिकल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें जो चीज ध्यान देनी थी वो ध्यान, यूनिट कन्वर्जन की। तो यूनिट कन्वर्जन की हमें इस चीज में ध्यान देना था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना था, जो डाइपोल मोमेंट है फॉर्मूला वो है हमारा D इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। D की वैल्यू गिवन थी 1.2 T। इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना था, किसमें कन्वर्ट करना था? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना था स्टैट कूलम सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमने बेसिकली एक रिलेशन यूज किया, 1D इज इक्वल टू 10 की पावर -18 स्टैट कूलम सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हमने ये वैल्यू यूज करी 1.2D इंटू, ये यूनिट कन्वर्जन है, -18 स्टैट कूलम
सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1d। तो इससे क्या होगा, डी कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, स्टैट कूलम सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली क्या करना था, तो वैल्यू कितनी आ गई 1.2 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ थी वो किस में गिवन है, हमें किसमें गिवन है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, उसकी वैल्यू है 1.0 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। वो मीटर होता है, -10 मीटर होते हैं, सेंटीमीटर -8 होते हैं। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से क्या होगा, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा और जो बॉन्ड लेंथ है वो आ जाएगी हमारी किसमें, सेंटीमीटर में। क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। बस डी हमने निकाल लिया, बॉन्ड लेंथ हमने निकाल लिया, फॉर्मूले में पुट करेंगे डी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वाले फॉर्मूले में, तो हमें ई निकल जाएगा। ई कैसे निकल जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 10 ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है यहाँ पे सबको? यस सर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, ये हमारा वैल्यू आ गई, ये आ गया चार्ज ई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, परसेंटेज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन निकालना था। कैलकुलेटेड चार्ज की वैल्यू कितनी आई है, 1.2 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, थ्योरेटिकल चार्ज की वैल्यू कितनी थी, 4.8 इंटू 10⁻⁻10। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 25%। 25% चार्ज। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, समझ आया सबको ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो फिर अभी सारे क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है जितने हमने डिस्कस? तो फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, यस सर। सर हाँ बोलो। सर ये वीडियो कब तक अपलोड होगी यूट्यूब पर? ये हो जाएगी, अब वो सर बताएंगे, वो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, तो वो कपिल सर आपको। सर नेटवर्क इश्यू आ रहा था, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था सर। नेट तो वो सर फिर वो सर ही बता पाएंगे। ठीक है, तो कब तक ये वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, ओके सर। बाकी कोई डाउट होगा तो फिर आप मतलब उनसे सर एक बार पोलराइजेशन का कंसेप्ट बता दें। क्या मतलब क्या डाउट है आपको उसमें? सर उसमें समझ ही नहीं आता पोलराइजेशन। देखो, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट में कुछ समझने का नहीं। देखो, जैसे कि हम कहते हैं एटम, ठीक है, ये एटम है। ठीक है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। सही बनाया है? यस सर। तो अगर हम इसके पास कोई चार्ज लेके जाएंगे, जिसमें सपोज करो आप एक न्यूक्लियस को लेके गए, तो वो न्यूक्लियस क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। कुछ नहीं, Yes, क्लास sir. लगाए, अट्रैक्ट करेगा, और जो न्यूक्लियस है उसको क्या करेगा, रिपेल। रिपेल करेगा। बस, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है इस तरीके से कि सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे और न्यूक्लियस एक तरफ चले जाएगा। तो ये क्या हो गया, शेप चेंज हो गया ना इसका। यस सर। तो यही पोलराइजेशन है बस। ठीक है, समझ आया अब? सर जैसे क्वेश्चन आते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल या पोलर एटम्स कौन से हैं इसमें, तो सर कैसे आंसर दूंगा? पोलर एटम कौन सा है, पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है? नहीं सर, क्वेश्चन आते हैं ना सर, इसमें पोलर स्ट्रक्चर कौन सा है सर, कुछ ऐसा ही आता है सर। देखो, पोलर स्ट्रक्चर तो डायपोल मोमेंट के पे डिपेंड करता है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट की वैल्यू है तो पोलर स्ट्रक्चर हो गया, अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू नहीं है तो वो नॉन पोलर हो गया। ठीक है, जैसे CO2 का जो डायपोल मोमेंट था वो 0 था, तो वो नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, NH3 का डायपोल मोमेंट था तो वो एक पोलर कंपाउंड है। बस ये आपको याद रखना है। तो पोलर और नॉन पोलर हमेशा डायपोल मोमेंट से बताएंगे,
ये आपने पोलराइजेबिलिटी बताया, पूछा तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब समझ आया? ओके सर। और तो फिर अभी हम यहाँ पे क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फिर अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है?